नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अपकृत विधि की इस क्लास में विद्वेषपूर्ण अभियोजन एवं विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नामक चैप्टर बताने जा रहा हूँ। मेलिक्यूसिस प्रोसिक्यूशन एंड एब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है, मेलिक्यूसिस प्रोसिक्यूशन से क्या अभिप्राय है। तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन ऐसी असफल आपराधिक कार्रवाइयाँ हैं जो किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की जाती है, जिनके पीछे कोई युक्तियुक्त एवं सम्मत कारण नहीं होता, बल्कि विद्वेष का भाव होता है। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ न्याय के लिए न होकर विद्वेष एवं अनुचित प्रेरणावश वादी को शारीरिक, आर्थिक अथवा प्रतिष्ठा संबंधी क्षति पहुंचाने हेतु की जाती है। तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन से अभिप्राय है कि असफल आपराधिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने, उसको शारीरिक क्षति करने या उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जाए आपराधिक संबंधी, ताकि वो परेशान हो जाए, जबकि ऐसी कार्रवाई का कोई आधार वास्तव में मौजूद नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी कार्रवाई के प्रति जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य उस व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना है, और विद्वेष का भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्व क्या है? एसेंशियल ऑफ मेलिक्यूसिस प्रोसिक्यूशन हम देखेंगे। अंडरहिल महोदय के अनुसार विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर चलाए गए वाद में मुख्यतः 5 तत्वों का होना आवश्यक है। इसमें जो पहला तत्व है वो है प्रतिवादी द्वारा अभियोजन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिवादी के रूप में अभियोजन किया जाए। प्रोसिक्यूशन बाय डिफेंडेंट, वादी के पक्ष में कार्रवाइयों की समाप्ति। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इन फेवर ऑफ प्लेंटी। अब बात आती है कि वादी के पक्ष में कार्रवाई की समाप्ति, यानी कि जब कार्रवाई प्रारंभ हो और उसका निपटारा हो, तो वादी के पक्ष में उस कार्रवाई की समाप्ति हो। तीसरा मुख्य बिंदु है अभियोजन हेतु युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण का अभाव। नो रीजनेबल प्रोबेबल कॉज फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन के लिए युक्तियुक्त या संभाव्य कारण नहीं हो। चतुर्थ बिंदु है विद्वेषपूर्ण अभिप्राय।
मेलिक्यूलियस इंटेंट, यानी कि वाद दायर करने के पीछे विद्वेष हो। 5वां बिंदु है वादी को क्षति, डैमेज टू प्लेंटिफ। इन 5 तत्वों को भारतीयवाद बलभद्र सिंह वर्सेस बद्री शाह AIR 1926 पीवी काउंसिल में प्रतिपादित किया गया है। सबसे पहला बिंदु प्रतिवादी द्वारा अभियोजन। अभियोजन में विद्वेषपूर्ण आपराधिक अभियोजन, दिवालिया एवं परिसमापन, विद्वेषपूर्ण गिरफ्तारी एवं संपत्ति के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण निष्पादन भी सम्मिलित माने जाते हैं। प्रतिवादी द्वारा अभियोजन कब माना जाता है? बलभद्र सिंह वर्सेस बद्री शाह के मामले में प्रीवी काउंसिल ने मत व्यक्त किया कि भारत जैसे देश में जहां अभियोजन व्यक्तिगत नहीं होता, वहां पुलिस को सूचना देना, स्वाभाविक रूप से अभियोजन को प्रारंभ करना होता है और अभियोजन के सही मान ही होता है। यदि ऐसा करके वादी को क्षति उत्पन्न हो गई हो तो सूचना देने वाले प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई का आधार बनता है। फौजदारी मामलों में केवल आरोप पत्र को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अभियोजन नहीं कहा जाएगा यदि मजिस्ट्रेट उस आरोप पत्र को साक्ष्य के आधार पर बिना संबंध जारी किए गए हो उसे खारिज कर दे। परंतु यदि इस प्रकार बिना तलबी के भी वादी को कोई क्षति पहुंची हो तो प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा। वादी के पक्ष में कार्रवाई की समाप्ति। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की आधार पर वाद चलाने हेतु वादी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा चलाई गई अभियोजन की कार्रवाई वादी के पक्ष में समाप्त हुई है। वाद चलाने का कारण काजोपेक्षण अभियोजन की कार्रवाई की समाप्ति की तारीख से प्रारंभ होता है, अतः अभियोजन की कार्रवाई की समाप्ति अनिवार्य है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वादी को उस कार्रवाई में दोष मुक्त घोषित कर दिया गया हो। यदि अभियोजन की कार्रवाई समाप्त हो गई हो और वादी के पक्ष समाप्त हुई हो तो भले ही प्रक्रिया की त्रुटि के कारण खारिज कर दी गई हो अथवा अन्यथा वादी के पक्ष में समाप्त मानी जाएगी। हारीमैन वर्सेस स्मिथ 1938 के वाद में ये कहा गया था कि परीक्षण न्यायालय से वादी की सजा होने पर भी यदि वह अपीलार्थी न्यायालय से बरी हो गया है तो अभियोजन की समाप्ति वादी के पक्ष में मानी जाएगी और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु वाद लाने का अधिकार प्राप्त होगा। अभियोजन द्वारा हेतु युक्तियुक्त एवं संभव कारण का अभाव। तीसरा पॉइंट, विदेश पूर्ण अभियोजन के आधार पर तभी वाद चलाया जा सकता है जब वादी के विरुद्ध बिना किसी युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के अभियोजन प्रारंभ किया गया था। यदि अभियोजन को युक्तियुक्त संभव कारण रहा हो तो वह विद्वेषपूर्ण हो जाने पर भी अनुयोज्य नहीं होगा। जस्टिस हॉकिंस ने हिक्स बनाम फॉल्कर के वाद में युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण को इस प्रकार परिभाषित किया। युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण से अभिप्राय अभियुक्त के अपराध के संबंध में पूर्ण संतुष्टि पर आधारित सच्चे विश्वास से है जो उन परिस्थितियों में एवं दशाओं की उपस्थिति पर युक्तियुक्त रूप से आधारित हो जिन्हें सत्य मानने पर हर सामान्य विवेक वाला एवं सतर्क व्यक्ति संस्कृत प्रवक्ता हो। यदि वह प्रतिवादी की स्थिति में होता कि अभियुक्त संभवतः आरोपित अपराध का अपराधी है।
अभियोजन विद्वेषपूर्ण अभिप्राय से होना, वादी को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा उसका अभियोजन विद्वेषपूर्ण आधारित था तथा युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण का अभाव प्रमाणित करना ही पर्याप्त नहीं है। साथ ही स्वतंत्र रूप से विद्वेष का तत्व भी प्रमाणित किया जाना चाहिए। विद्वेष को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना संभव नहीं है। पद्मनाभम गंगाधरन वर्सेस माधवन गंगाधरन AIR 1976 केरल राज्य के वाद में प्रतिवादी ने एक झूठी शिकायत करके वादी के विरुद्ध बिना किसी युक्तियुक्त आधार के वारंट जारी करा के उसे गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में शिकायत वापस ले ली गई। न्यायालय ने विधायित किया कि प्रतिवादी का आचरण वादी के प्रति विद्वेषपूर्ण की अवधारणा स्थापित करना था। पांचवा बिंदु है क्षति। विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाने के लिए लॉर्ड होल्ट ने सेवाइल वर्सेस रॉबर्ट्स के वाद में ये कहा था कि निम्न की 3 प्रकार की क्षतियों से कोई भी क्षति पर्याप्त होगी। पहली क्षति है शारीरिक क्षति, डैमेज टू पर्सन, संपत्ति को क्षति, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, और प्रतिष्ठा की क्षति। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन का उद्देश्य प्रतिवादी द्वारा वादी को मानसिक, शारीरिक, संपत्ति और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति पहुंचाना है। यही उसका विद्वेष रहता है अभियोजन करने के लिए। एवं जो अभियोजन किया जाता है वो युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के बिना किया जाता है। साथ ही उसका उद्देश्य विद्वेषपूर्ण होता है। एवं जब इस कार्रवाई का समापन होता है तो वादी के पक्ष में कार्रवाई का समापन होगा तो उसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन एवं मिथ्याबंदीकरण के बीच में क्या अंतर है। मिथ्याबंदीकरण का अभिप्राय किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गलत ढंग से अवरोध उत्पन्न करता है। मिथ्याबंदीकरण में फॉल्स इम्प्रिजमेंट में स्वतंत्रता अवरुद्ध की जाती है। मिथ्याबंदीकरण में वादी को प्रतिवादी के किसी कार्य द्वारा सीधी क्षति पहुंचती है। मिथ्याबंदीकरण में वादी की स्वतंत्रता में प्रतिवादी के व्यक्तिगत कार्य द्वारा अथवा प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। मिथ्याबंदीकरण में युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण की स्थिति के औचित्य को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पर होता है। मिथ्याबंदीकरण में वादी की स्वतंत्रता में प्रतिवादी के व्यक्तिगत कार्य अथवा प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। मिथ्याबंदीकरण में वादी को यह प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी विद्वेष से प्रभावित था। मिथ्याबंदीकरण अपने आप में एक अपकृत्य है। बंदीकरण प्रारंभिक अवस्था में भी अनुचित होगा और इसके लिए औचित्य होना चाहिए। जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन स्वयं अपकृत्य नहीं होता बल्कि अयुक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण का अभाव होता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन में युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण की अनुपस्थिति प्रमाणित करने के लिए वादी के ऊपर दायित्व होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन और मिथ्याबंदीकरण में अंतर है। मिथ्याबंदीकरण के अंदर विशिष्ट क्षति को प्रमाणित नहीं करना पड़ता
जबकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन में वादी को विशिष्ट शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि विधिक कार्रवाई का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग यूज ऑफ लीगल प्रोसेस में प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु विधिक कार्रवाइयाँ करने का अधिकार है। कुछ मामलों में विधि संबंधी मशीनरी को गतिमान करने हेतु प्रार्थी की प्रार्थना पर विधिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वह राज्य की ओर से की गई कार्रवाई के रूप में चलती रहती है और शिकायतकर्ता मात्र एक सहायक के रूप में रह जाता है। विधिक प्रक्रिया को युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण के बिना केवल विद्वेषपूर्ण के कारण अनुचित माना जाता है। इस प्रकार अनुचित रूप से प्रारंभ की विधिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार से प्रभावित व्यक्ति को इस आघात के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकार है जो अनिश्चित रूप से विधिक अधिकार का कार्यशील करने का दोषी रहा है। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया को बिना युक्तियुक्त संभाव्य कारण के विद्वेषपूर्ण ढंग से प्रारंभ करना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कहा जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई से यदि व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो वह कार्रवाई प्रारंभ करके व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग के अपकृत्य विधि में चला सकता है। इस प्रकार निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिवादी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा प्रारंभ कार्रवाई का निर्णय वादी के पक्ष में हुआ है। यदि कार्रवाई वादी ने बीच में ही बंद कर दी है, तो कार्रवाई प्रतिवादी के पक्ष में समाप्त हुई समझी जाती है। युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण का अभाव विद्वेष का साक्ष्य माना जाता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC की धारा 95 में प्रतिकर संबंधी नियमों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्की अथवा उसका बंदीकरण निर्णय से पूर्ण किया गया है तो अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई हो, तो यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति निषेधाज्ञा अथवा कुर्की की प्रार्थना बिना पर्याप्त कारणों से की गई हो, अथवा यदि वादी को वाद चलाने का कोई पर्याप्त युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण नहीं हो था, तो वादी अपने वाद में सफल रहा है। प्रार्थी को प्रतिकार हेतु इस न्यायालय में इस आशय से केवल प्रार्थना पत्र न्यायालय में देना होता है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है तथा न्यायालय 1000 रुपये से अधिक क्षतिपूर्ति नहीं दिला सकता, परंतु क्षतिपूर्ति हेतु केवल प्रार्थना पत्र देने का उपचार प्रार्थी को इच्छा से अधीन है। यदि वे चाहे तो नियमित वाद चला सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन एवं विधिक कार्रवाई के दुरुपयोग में वादी को क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा मिलती है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन में आशय का अभाव होता है और विद्वेष होता है, साथ ही युक्तियुक्तता और संभाव्यता का कारण विद्यमान नहीं होता। युक्तियुक्तता के लिए आवश्यक है कि सामान्य रूप से व्यक्ति जो सुविवेकशील प्राणी के सामने कोई कार्य आता है, तो उस कार्यवाही में उसको उस कार्य का बारे में पता पड़ जाता है कि ये कार्य विद्वेषपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम और दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।